नमस्कार। चंडीगढ़ स्पीक्स कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वप्रिय निर्मोही। और दोस्तों, जब हम एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बात करते हैं या स्कीम की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कि ये स्कीम क्या है, किस तरह से चलती है और इसका किसी एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होता है और एम्प्लॉयर को भी क्या फ़ायदा होता है। और बहुत सारे सवाल हमारे मन में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाता और हम जान भी नहीं पाते कि एक एम्प्लॉय को इस स्कीम के तहत कितना फ़ायदा होता है। और आज हमने चाहा कि आपकी हम मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे अधिकारी से जो पूरी की पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करेंगे और आप जानेंगे कि ये जो स्टेट एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस है वो क्या करती है आप सबके लिए। आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं श्री सुनील यादव, निदेशक उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम, और आपको बता दें कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसमें ये कार्यरत हैं। आज हमारे स्टूडियोज में हैं। सुनील जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। ईएसआई की बात करते हैं। जनरल टर्म में ईएसआई कहा जाता है और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम की जब बात आती है तो हम अगर उस पर फोकस करना चाहें तो इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले मैं आपको, अपने दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि ईएसआईसी क्या है। तो ईएसआईसी का एक बहुत ही इलस्ट्रियस हिस्ट्री रहा है। हमारे स्वतंत्र भारत का जो पहला सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का जो विधान था, ईएसआई एक्ट ही था 1948 में, जो कि एक हमारे जो संविधान के जो कर्ता धर्ता हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी, और उसके पहले जो लेबर कॉन्फ्रेंस 1942 के समय में जो अदारकर कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे इसका मेन उद्देश्य यह था कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, जो एक लिमिट तक की उनकी सैलरी है, उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको पता होगा हम स्वतंत्र हुए थे, उस समय हम एक विकास करने की ओर अग्रसर थे। तो उस समय हमारे जो भी हमारे कर्मचारियों के लिए जो सोचा गया था उसमें यही था कि इनके काम करते हुए, इनके बीमारी में, इनके चिकित्सा हित लाभ के लिए, इनको अगर दुर्घटना होती है काम के दौरान, उस समय मातृत्व के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इनको एक सुरक्षा दी जाए, जो कि हमारे जो आईएलओ के भी, जो हमारे आईएलओ के जो कॉन्फ्रेंस C102 भी है हमारे, ये सारे कॉन्फ्रेंस में एक हमारा जो निकल कर आया एक निष्कर्ष वह यह था कि हमें इन कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा की ओर क्या कदम उठाने हैं, उसको ही मद्देनजर रखते हुए एक हमारा एक विधान आया, ईएसआई एक्ट। और उसी के तहत 1952 में 24 फरवरी 1952 को इसका शुभारंभ किया हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। वह इस योजना के प्रथम ऑनरेरी इंश्योर्ड पर्सन भी वही थे, सबसे पहले ऑनरेरी इंश्योर्ड पर्सन भी वही बने। और ये कानपुर में इसका शुभारंभ किया गया था 1952 में। उस समय कानपुर और दिल्ली में हमारे 2 सेंटर्स से हमने शुरुआत की थी। और इसमें उस समय के हमारे तत्कालीन जो भी श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम, इन लोगों ने इसके उद्घाटन के समय में ये थे। तो जब यह हमारा शुरुआत हुई तो इसका एम यही था कि हम उनको एक जो बेसिक सोशल सिक्योरिटी है, जो हमारे कर्मचारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो इनको हम एक सोशल सिक्योरिटी दे सकें। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके हित लाभ क्या हैं। अब हम ऑलमोस्ट 70 साल तक आगे आ चुके हैं, धीरे धीरे 1952 से अब 73 साल हो चुके हैं हमारे एग्जिस्टेंस के। तो इस समय में हमने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी है कि हमारी जो शुरुआत हुई थी उस दायरे को हम बढ़ाएं, हम अपने जो कर्मचारियों का जो टारगेट बेस है उनको भी हम बढ़ाएं, ताकि एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की जो परिकल्पना है उसको हम परिपूर्ण कर सकें। बहुत अच्छी बात आपने, क्योंकि जो परिपूर्ण कर पाए जो धारणा है वो चलती आ रही है। लेकिन जब हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सोशल सिक्योरिटी का ये जो कवच है जी, तमाम एम्प्लॉयज़ को मिले जी, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसमें मैं आपको बताता हूं कि हमारा अभी जो शुरुआत में हमारे कवरेज और हमारा क्या उद्देश्य है इसका। तो ईएसआईसी जो हमारी स्कीम है वह आज जैसे अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सभी जिलों में वो लागू है।
और इसमें जितने भी हमारे फैक्ट्रीज और शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट जिनमें भी 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं वह इन सब में पंजीकृत करने के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो हमारे फैक्ट्रीज और शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट को जो उनके एम्प्लॉयर है वो रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद उनके यहाँ पे जितने भी ऐसे कर्मचारी जो 21,000 या उससे कम तक के वो पा रहे हो, वेतन पा रहे हो, उनको हम लोग मतलब रजिस्टर करते हैं। और उनके लिए फिर हमारी कई सारी हित लाभ हैं जिनका अगर आप अब मैं इनको अगर हित लाभ को बताना चाहूँ तो सबसे पहले चिकित्सा हित लाभ है हमारा। चिकित्सा हित लाभ में उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मेडिकल केयर भी हम प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि किस तरह की जो लाभ हैं वो मिलते हैं, और हम इस समय अपने दर्शकों को अपनी स्क्रीन पर वो सब दिखा रहे हैं ग्राफिक के माध्यम से भी, और एमनेस्टी स्कीम क्या है उस पर भी हमारे दर्शक जो हैं नज़र दौड़ाएंगे और जानेंगे कि क्या है। लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि पंजीकृत कराना होता है, लेकिन एक भय सा रहता है, जो फैक्ट्री मालिक होते हैं या दुकानदार है वो सोचता है पता नहीं किस झमेले में पड़ जाऊंगा। थोड़ा सा आसान तरीके से बताएं कि ऐसा कुछ झमेला नहीं होता, इसमें तो फायदा ही फायदा है। मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें मैं यह बताना चाहूँगा कि हम जिस तरह से 1952 से अब तक आए हैं, तो अब जो एक ट्रांसपेरेंसी है, जो गवर्नमेंट और गवर्नेंस में जो ट्रांसपेरेंसी है, तो उसकी ओर हम लोग मतलब उसको कैसे हम और सिंप्लीफाई करें, उसके लिए हमने अब रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। वो ऑनलाइन श्रम सुविधा पोर्टल पे जाके एम्प्लॉयर रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जितनी हमारी कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स है, 1% कंपनी है, ये सारे जब भी वो एमसीए पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करती हैं तो भी उन्हें ईएसआई और ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। तो इन सब तरीकों से हमने मतलब उसको, और उसके अलावा अगर उसमें भी कोई अगर कठिनाई हो तो हमसे भी जुड़कर वो अगर चाहें तो ईएसआईसी के माध्यम से भी फैसिलिटेट उनको किया जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और एमसीए पोर्टल की जब हम बात करते हैं तो एमसीए पोर्टल पर जाने के लिए, विजिट करने के लिए क्या करना होगा? एमसीए के लिए जो उनका आधिकारिक वेबसाइट है उस पे ही वो जाते हैं अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, तो उसमें वो कर सकते हैं। बट ईएसआई के लिए जो हमारा मुख्य जो पोर्टल है वो श्रम सुविधा पोर्टल है। तो श्रम सुविधा www.shramsuvidhaportal.gov.in पे वो जाके वो अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। और पंजीकृत कराने के लिए कुछ खास शर्तें होती हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब कि मिनिमम गवर्नेंस और बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण के समय में हम मतलब उनसे बिल्कुल कम से कम सूचना जो जितनी आवश्यक है बस वही लेते हैं। डॉक्यूमेंट भी अधिक उनसे कोई जमा करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसका रीज़न वही है कि एक जो सरकार की एक सोच है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी हमें प्रमोट करना है, ताकि उनको ऐसी ज़्यादा समय ना लगे उनको रजिस्ट्रेशन कराने में, या उनको ऐसी दिक्कतें ना सामने आए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा श्रम सुविधा पोर्टल बहुत ही एक सरल सुगम एक पोर्टल है जिसपे वो रजिस्टर कर सकते हैं। जी, ये तो रहा कि एम्प्लॉयर जो है वो रजिस्टर करवाएगा और एम्प्लॉयज़ की सूचना उसमें आ जाएगी। और एम्प्लॉयज़ को ये मैंडेटरी है कि उनको ये जो योजना है उसके अंतर्गत आना ही आना है। जी, अब इसमें भी मैं यही बताऊंगा आपको कि यह एक सामाजिक सुरक्षा की योजना है। तो और इसमें जो रजिस्ट्रेशन है अगर वो इम्प्लीमेंटेड हमारे जैसे हरियाणा में पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड है, तो वहाँ पे जब भी वो कोई हमारी फैक्ट्री है, कोई हमारे सर्विस सेक्टर के हैं, हमारे जो यूनिट्स जो शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी जो रजिस्टर हुए हैं, तो वो सारे हमारे उसमें रजिस्टर करना उनके लिए मैंडेटरी है। अगर उनके में 10 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं, किसी भी समय वो कर रहे हो, तो उन्हें रजिस्टर करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर वो कई बार ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार कि हमारे यहाँ पे जो 10 लोग भी अगर हैं तो वो सब तो 21,000 के ऊपर हैं, तो हम क्या करेंगे करा के। बट ये गलत है, वो रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। आप अगर 10 से अधिक हो और आपके 21,000 से ज़्यादा भी अगर वो हो, सैलरी हम उस समय नहीं देखते। रजिस्ट्रेशन के समय आपको सिर्फ आपको कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और उसके बाद जब भी आपका अगर कर्मचारी कोई कवरेबल आता है 21,000, तब आपको उनके लिए कंट्रीब्यूशन देना है। अदरवाइज आप नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
जो एम्प्लॉयर इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो जान पाएंगे कि भाई रिटर्न आप नील भी फाइल कर सकते हैं, ऐसा कुछ झमेला नहीं है और बहुत आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे आप तो प्रोटेक्टेड रहते हैं, आपका एम्प्लॉय जो है वो भी प्रोटेक्टेड रहता है। और यादव साहब, हमने कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों से भी बातचीत की है, आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। लोगों को ईएसआई की फुल फॉर्म ही नहीं पता, जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के नाम से जानी जाती है और हर जगह एक्टिव रहती है। हर बड़ी सिटी में ईएसआई के अपने हॉस्पिटल, अपनी डिस्पेंसरीज हैं, पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती गवर्नमेंट को भी देनी चाहिए, इक्वली प्राइवेट पार्टनर को भी देनी चाहिए। जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो कई लोग ईएसआई में अप्लाई होते हैं, कईयों के नहीं होते, और कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो ईएसआई में कितने मिनिमम नॉर्म्स होते हैं या कितना उसका बेनिफिट होता है। ये सारी जानकारी करने के लिए आपको ईएसआई की वेबसाइट से भी मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक सजेशन था और मुझे अच्छा लगा कि इन्हें मतलब इस एटलीस्ट इन्हें पता है कि हाँ ईएसआईसी क्या है। अब मैं कुछ, अगर आप अनुमति दें तो मैं ईएसआईसी के जो मुख्य हित लाभ हैं, बिल्कुल हित लाभ तो जाने ही चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो नहीं जानता मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है जी। तो अब मैं उन्हीं पे थोड़ा सा टच करूंगा, सारे जो हमारे मेन बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हमारा जो है चिकित्सा हित लाभ, वो अपने आप में वो प्रथम दिन से उन्हें मिल जाता है। जिस दिन वो रजिस्टर होते हैं उस दिन से वो और उनके परिवार एलिजिबल हो जाते हैं चिकित्सा हित लाभ के लिए। चिकित्सा हित लाभ में भी कई लेयर होते हैं। प्राइमरी होती है जो डिस्पेंसरी के लेवल पे उन्हें मिलती है, हमारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सेकेंडरी लेवल के उनको ट्रीटमेंट मिलती है, और उसके बाद जब वो कुछ टाइम तक हमारे उसमें रह लेते हैं तो उन्हें फिर टर्शरी के का भी जो सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी उन्हें और उनके परिवार को मिलती है। ऑब्वियसली उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से हमने रखे हुए हैं, क्योंकि ताकि उसका मिसयूज ना हो सके। तो इस तरह से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है। अब इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं जो सरकार की जो हैं मैं अलग करती हैं उन्हें प्राइवेट और उनसे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अपर लिमिट हमारी नहीं है। जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी फैमिली है, उनको जो भी हमारे मेडिकल जो डॉक्टर्स हमारे प्रिस्क्राइब करते हैं कि कोई उनकी ट्रीटमेंट सुपर स्पेशलिटी होनी है, जो भी हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट होती है, उनमें भी कोई अपर लिमिट नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई वैसा वो नहीं, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस के उसमें हम उन्हें मना कर दें, वैसा भी वो नहीं है। और हमारी डिस्पेंसरीज जो हैं वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कई ग्राउंड लेवल पे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे हॉस्पिटल्स 100 टोटल हमारे पास 165 हॉस्पिटल हैं, जिसमें से 109 हमारे राज्य सरकार जो ईएसआई स्कीम चलाती है वो उनके द्वारा वो रन है, और जो 56 है वो हमारे अपने कॉरपोरेशन जो खुद उनका देखरेख और उनकी संचालन करती है। तो क्योंकि ईएसआई एक्ट जो है वो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था। इसमें ट्राइपार्टाइट में क्या होता है, त्रिपक्षीय है। तो इसमें एक तरफ सरकार है, एक तरफ एम्प्लॉयर है और एक तरफ हमारे कर्मचारी हैं। ये इन तीनों के समागम से एक ये होता है। और हमारी जो बॉडी भी है, कॉरपोरेशन जो बनी हुई है ईएसआई कॉरपोरेशन, वो इस तरह से ही बनी हुई है कि कॉरपोरेशन में हमारे माननीय श्रम मंत्री जी उसके चेयरमैन हैं। तो और इसमें मेंबर्स हमारे सारे जो स्टेट्स के भी वो मेंबर्स हैं, सेक्रेटरीज और बाकी जो मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, और उसमें साथ साथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी मेंबर हैं। तो इसमें होता है कि हम जो भी एक डिसीजन होता है वो कलेक्टिव डिसीजन हम लेते हैं जी। और चर्चा जारी रखें, कलेक्टिव डिसीजन पे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमारे जो दूरदर्शन के प्रतिनिधि हैं उन्होंने कुछ और सिविल सोसाइटीज़ के लोगों से बात की और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। 21,000 से कम होती है, ये उनका ईएसआई कटता है, और ईएसआई के जरिए जिनका ये कट रहा है वो अपना इलाज इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर करा सकते हैं। ये इनकी एक ओपीडी भी लगती है और ये अपना इनकी एक इमरजेंसी भी होती है। ये अपना कुछ भी इलाज, जैसे अपनी कोई भी रिकवरी होती है 2 लाख की, जो उनका बेनिफिट मिलता है वो अपना इलाज करा सकते हैं 2 लाख में। जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं उनके लिए एक अलग से फंड प्राइवेट कंपनीज करती हैं, और जिसके दौरान उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ईएसआई हॉस्पिटल में इलाज चलता है, और ये काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी पुराने टाइम से आ रही है, और उनके हॉस्पिटल भी काफ़ी डेवलप्ड हैं। सन 2022 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे दाएं पैर की हड्डी टूट गई थी। कि मुझे मेरे साथ के कोलीग वालों ने बताया कि आपका ईएसआई कटता है, तो प्लीज़ आप ईएसआई जो भी मेरा पास में ईएसआई डिस्पेंसरी थी या हॉस्पिटल था वहाँ पे जाने के लिए बोला। जो भी मेरा उपचार था
50-60 हज़ार उसका स्टार्टिंग का जो आया था वो मेरा बिल्कुल फ्री में हुआ था। तो प्लीज़ आप वो कराइएगा। सिविल सोसाइटीज के हमारे बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने कहा देखिए जागरूक हैं, लेकिन ग्रास रूट पर अगर बात की जाए तो वहाँ आपको भी लगता होगा कि जागरूकता और भी फैलनी चाहिए और ईच एंड एवरी एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शुड नो कि ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो उनके लिए क्या करते हैं। अभी जैसा कि आपने दिखाया बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि ठीक है ग्रास रूट पे और हम कोशिश कर रहे हैं, पर जो कुछ लोगों ने सजेशन दिए वो भी बहुत अच्छे हैं कि इसे हम जारी रखें और अच्छे करें। बट 2 लाख जो एक हमारे श्रोता ने बताया वो एक्चुअली शायद थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन, 2 लाख या ऐसा कोई लिमिट नहीं है। वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि भाई इन्हें जो ट्रीटमेंट चाहिए उसके कॉस्ट के लिए हम लोग मतलब अपने इंश्योर्ड पर्सन या उनको कोई वो नहीं करते। जी बिल्कुल, और हमारे दर्शक भी जान जाएंगे क्योंकि आपके माध्यम से कि 2 लाख तक की कोई लिमिट नहीं है। डॉक्टर जो सजेशन करते हैं और जिस तरह का ट्रीटमेंट होता है वो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो होता है वो किया जा सकता है। अब इसमें मैं अब आगे चलते हुए कुछ और जो बेनिफिट्स हैं ESIC के, चिकित्सा इतलाफ के बारे में हमने बताया। हमारा एक जो पूरा नेटवर्क है 1500 डिस्पेंसरीज हैं और जो सारे स्टेट्स में फैली हुई है इंडिया में। इसके साथ साथ हमारे जो और बेनिफिट्स है, बीमारी हित लाभ है हमारा। कोई अगर काम के अलावा भी बीमार हो गया उसे भी हम लोग 1 साल में 91 डेज तक का हम उन्हें पैसे देते हैं, 70% ऑफ देयर एवरेज डेली वेजेस वो हम उन्हें प्रदान करते हैं। और उसके साथ साथ अगर उनको कोई लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिसीज़ भी हो गई, कभी कैंसर या TB या इस टाइप की कोई बीमारी भी हो गई, उसके लिए एक्सटेंडेड भी 2 साल तक हैं। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट हम देते हैं उन्हें, उसमें 80% तक उनको देते हैं और साथ में चिकित्सा लाभ और वो भी उनकी जारी रहती है। इसके साथ हमारा मातृत्व हित लाभ है, मैटरनिटी बेनिफिट है। तो जो भी 21,000 तक के हैं वो हमारे यहाँ पे ही कवर होते हैं जो हमारे ESI में रजिस्टर्ड यूनिट्स में काम कर रहे हैं। 21,000 से ऊपर वाले वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में चले जाते हैं, बट 21,000 तक का वो होने वाले जो हमारे यहाँ पे कवर्ड है उनको हम 6 महीने तक, जो नियम है 6 महीने तक हम उनको 100% ऑफ देयर एवरेज डेली वेजेस हम उन्हें प्रदान करते हैं, छुट्टी के पैसे। इसके साथ साथ 1 महीने और एक्सटेंडेड भी हम देते हैं कि अगर कोई मातृत्व की वजह से कोई बीमारी हो तो उसके लिए भी देते हैं। इसके साथ साथ इसको हमने एक्सपैंड भी किया है। अभी क्या है कि हम एडॉप्शन के उसको भी हम कवर करते हैं, केसेस को 3 महीने से कम के बच्चों को। तो इन सब चीज़ों से मैटरनिटी हो गई। और अब इसके बाद जैसे अभी आपके एक श्रोता ने बताया कि उनके पैर में चोट लग गई थी तो उन्हें भी मतलब हम लोगों ने इलाज कराया और जो भी। तो ये एक होता है कि दुर्घटना काम के दौरान लगी हुई दुर्घटना, और ये काम के दौरान जो दुर्घटना है वो सिर्फ फैक्ट्री या कारखाने या दुकान या शॉप जो उनके एम्प्लॉयर के प्रेमाइस है सिर्फ वही नहीं, अगर वो काम के लिए घर से जा रहे हैं या काम के बाद घर जा रहे हैं, टू एंड फ्रो दोनों वो हमारे उसमें ही काउंट होता है। अगर उनको जाते हुए भी कभी चोट लग जाती है, ऐसा ना हो भगवान करे, बट अगर कभी ऐसा भी होता है आते जाते भी कोई अगर दुर्घटना होती है तो, और कि वो अगर काम पे जा रहे थे या काम से वापस जा रहे थे, तो वो भी हम लोग हमारे यहाँ पे कवर होती है जी। हाँ, और उसमें हम लोग उन्हें ऑलमोस्ट 90% उनके 90% ऑफ एवरेज डेली वेजेस जब तक वो टेम्परेरीली डिसेबल्ड होते हैं, डिसेबल कहने का मतलब है कि जब तक उनको ज़रूरत होती है कि उनको हितलाभ की ज़रूरत है तब तक उनको वो मिलती है, और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। वो 6 महीने 8 महीने साल भर भी हो सकते हैं। और अगर उसके बाद उनको लगता है कि कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होने वाली है उससे, तो उसके बाद हम मेडिकल बोर्ड करा के उनका जो भी लॉस परसेंटेज होता है, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी जो उनकी होती है, उसके आधार पे उनको लाइफ लॉन्ग परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट भी हम देते हैं। एक तरह से पेंशन की जैसे ही है वो। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और वैसे भी जब हम इस जानकारी की बात, ये कार्यक्रम जो चंडीगढ़ स्पीक्स इस समय चल रहा है और इसमें हमारा मेन मकसद यही रहता है कि हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करें, और अभी आपके माध्यम से जो एक मैसेज आ रहा है वो क्लियर कट है। लेकिन और क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स भी होंगी जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो वो क्या कर सकते हैं ताकि वो उसका लाभ उठा पाए? हाँ, अब इसी क्रम में मैं अब बताना चाहूँगा कि अभी हमारे माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी मनसुख मांडविया जी के मतलब मार्गदर्शन में अभी ESIC में एक स्प्री स्कीम 2025 आई है, स्कीम फॉर प्रमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। तो इसमें हमारा जो एम है वो यह है कि अभी तक जो लोग किसी कारणवश छूट गए थे हम हमारे पंजीकरण में आने से, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो उनके नियोक्ता हों, उनके लिए एक ये सुनहरा
अवसर है कि पहले कई बार, जैसे अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि कई बार क्या होता है कि वो लोग किसी झिझक से या किसी कारणवश वो नहीं करा पाते हैं अपने रजिस्ट्रेशन, और अब करवाने में ये सोचते हैं कि शायद अब वो पीछे के भी जो ड्यूज़ हैं, पता नहीं वो कितने पीछे जाकर वो ड्यूज़ भी वो लेंगे, डैमेजेस, पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह लें, तो और केसेस वगैरह भी अगर कहीं दिक्कत हो, तो अब यही चीज़ को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ही ध्यान रखते हुए ये एक स्कीम निकाली है इस समय स्प्री, जिसमें आप जो डेट हमारे एम्प्लॉयर डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई आज से मैं रजिस्टर होना चाहता हूं, तो अभी जो 31 दिसंबर तक 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक वो जिस डेट को मतलब वो अपना वो डिक्लेयर कर देते हैं और रजिस्टर अपने आप को करते हैं, वो उसी डेट से माने जाएंगे। उनको पीछे की कोई देनदारी नहीं देनी होगी, कोई डैमेजेस इंटरेस्ट नहीं देना होगा, और आगे भी 1 साल तक उनका कोई निरीक्षण या इंस्पेक्शन हम नहीं करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और हमें उम्मीद है कि जो एम्प्लॉयर है और जो ये सोच रहा है कि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है और पीछे की तरफ जाऊंगा, तो जब से फैक्ट्री चल रही है, जब से काम कर रहे हैं, तब तक पता नहीं क्या पेनल्टी, क्या क्या करना पड़ेगा, और अब उन्हें ये मालूम हो चला है कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इतनी सारी, इतनी मुफीद, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए और हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए सुनील यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि चंडीगढ़ स्पीक्स कार्यक्रम में हम इस तरह के बर्निंग टॉपिक्स और इस तरह से जागरूकता से भरे हुए टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चंडीगढ़ स्पीक्स। और अब सर्वप्रिय निर्मोही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।